हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी टॉप 30 सीरीज की ये क्लास नंबर 13 है और आज हम सीडीपी विषय के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन 3 प्रश्नों का जो मोड रहेगा वो एमसीक्यूज रहेगा और देखना ये होगा कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर लगा पाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपके हर टीचिंग एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप सभी एक बार फटाफट से वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने सभी फ्रेंड्स को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो फिर हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की। क्या आप सभी तैयार हैं? तो एक बार थम्स अप करिए। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। देखिए फटाफट से 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा और लास्ट में आपको अपना टोटल स्कोर बताना होगा कि 30 प्रश्नों में से आप कितने हल कर पाए। पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो हर एक प्रीवियस पेपर में अभी तक जो आपने जितने भी किए हैं उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीखने के नियम से प्रश्न बन ही रहा है। थोड़ा बहुत बस प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में बदलाव हो जाता है, बाकी क्वेश्चन यहाँ से हर बार आ रहा है। तो सीखने के नियम कितने हैं, किसने दिए, कौन कौन से हैं, ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि सीखने के नियम जो है वो किसने दिए थे? तो ये दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे और कितने नियम दिए थे? 8। इन 8 नियमों में से 3 थे मुख्य नियम और 5 थे गौण नियम। यहाँ पूछा है कौन सा नियम नहीं है सीखने का। तो देखिए तत्परता का नियम एकदम सही है, प्रभाव का नियम ये भी एकदम सही है। बात करते हैं अभ्यास का नियम, तो ये भी दिया था महोदय ने, थॉर्नडाइक ने। ये तीनों ही कैसे नियम है? ये तीनों ही यहाँ पर आपके प्रमुख नियम हैं, ठीक है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम। तो ये नियम नहीं दिया गया था, इन 8 नियमों के अंदर इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यही वो नियम है जो कि सीखने का नियम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे ने मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया? भाषा विकास का, या फिर यौन विकास का, या फिर संज्ञानात्मक विकास का, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विकास का। देखिए दोस्तों, भाषा विकास की अगर बात करें वो पियाजे से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे संबंधित है ये बताइए। क्या आप ये जानते हैं? सो गाइस, भाषा विकास का सिद्धांत तो चॉम्स्की महोदय ने दिया था, इसीलिए ये ऑप्शन तो इसका नहीं है। बी है यौन विकास, तो इसके बारे में भी इन्होंने बात नहीं की। ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास, तो ये एकदम सही हो जाएगा। पियाजे महोदय ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। किसका? संज्ञानात्मक विकास का, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आसान भी। अगर आपने सीखा है, इसको समझा है तो आसान भी है। पूछा गया है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखना, ठीक है। इनसाइट लर्निंग की अगर बात करें, इसके और भी अन्य नाम है, जैसे सूझ का सिद्धांत है ना, सोच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सारे एक ही है। या फिर आप कह लीजिए समग्राकार या पूर्णकारवादी सिद्धांत भी हम इसी को कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने था? तो कोहलर महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोहलर महोदय ने प्रतिपादन किया था सूझ के सिद्धांत का, ठीक है। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने अपना, ये भी आप बताइए फटाफट से। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, कौन से जानवर पर, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि 1925 में किया था।
ठीक है, इनका क्या रूल था? सडन सॉल्यूशन इज रूल। इसके अलावा सुल्तान वन मानुस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इतना हो गया आपको क्लियर। आगे चलते हैं, ये कौन से चलो इतना काफी है अभी इसमें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है? ये एक परिभाषा है, किसकी है वो आपको बताना है कि कार्य को आरंभ करना, उसको जारी रखना और उसको नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे, संवेदना कहेंगे, सीखना कहेंगे या फिर प्रत्यक्षीकरण कहेंगे? दोस्तों ये परिभाषा जो होती है, ये परिभाषा होती है आपकी प्रेरणा की, मोटिवेशन की। ठीक है, प्रेरणा या मोटिवेशन क्या है? किसी कार्य को स्टार्ट करना, उसको लगातार करते रहना और जब तक हम अपने गोल को ना प्राप्त कर ले तब तक उसको नियमित रखना। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? मोटिवेशन की, प्रेरणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अच्छा है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? कौन सा यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव यानी इमोशनल एक्सपीरियंस्ड बेस्ड ऑन इमोशनल बिहेवियर? तो ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत या हाइपोथैलेमिक सिद्धांत या फिर सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण सिद्धांत। पांचवें प्रश्न का सही जवाब एक बार फटाफट से आप दे दीजिए। इसका सही, अच्छा प्रश्न है, नया भी लग रहा होगा आपको अगर आपने पहले इसको प्रीवियस पेपर को हल नहीं किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स लैंग का सिद्धांत में। क्या है जेम्स लैंग के सिद्धांत में? इसे बताया गया है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं, कुंठा कहते हैं, चिंता कहते हैं या फिर तनाव कहते हैं। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट हो जाए, जब जो आप तनाव फील करते हैं उसको हम सही किस नाम से जानते हैं? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। आज आपको अपने बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पता चलेगा कि जब आपके किसी कार्य में रुकावट होती है तो उस समय जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम कुंठा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे से इस शब्द का इस्तेमाल अपने थोड़ा सा डेली लाइफ में किया करिए। जब भी आपका कोई काम रुकता है, ठीक है, तो मुझे कुंठा हो रही है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, तो आपको ये चीजें याद भी रहेगी। आगे चलते हैं, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? 3 सेकंड का समय है, आप आंसर फटाफट से इसका कर दीजिए। क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन ए व्यवहारविदों का या संरचनाविदों का या विश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का। देखते हैं कौन यहाँ पर फटाफट से आंसर कर पाएगा, जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग चुन रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गेस्टाल्टवादियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों पूछा है इसकी आधारशिला रखने वाले कौन से महान मनोवैज्ञानिक थे? यहाँ पर बताया गया है फ्रॉन्ज ब्रेंटानो या फिर मैक्स वर्दिमर या फिर एडगर रूबिन या कर्ट लेविन। सही जवाब देने के लिए 3 सेकंड का समय आपके पास है। देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर दे पाएगा। जल्दी से सही आंसर दीजिए। सही प्रश्न का सही उत्तर देने वाले को यहाँ पर 1 नंबर मिलते हुए ऑप्शन बी मैक्स वर्दिमर एकदम सही जवाब हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे इसको बढ़ाया गेस्टाल्ट वादियों के जो इनकी आप कह सकते हैं थ्योरी थी, इसको आगे बढ़ाया था फिर कोहलर ने। बात करते हैं संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरण से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है या फिर सृजनात्मकता से संबंधित है? जवाब दीजिए। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है?
तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा मेमोरी से, स्मृति से। सघनन मतलब होता है कि समय के साथ साथ जो है, जो हमारी मेमोरी में बहुत सारी बातें स्टोर रहती है वो छन छन के क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और चुनिंदा मेमोरी ही हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। तो ये हो जाएगा स्मृति से संबंधित। आगे चलते हैं, विस्मृति कम करने का उपाय बताइए। करने का उपाय है सीखने में कमी कर लो, या फिर सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या फिर पाठ की पुनरावृत्ति, या स्मरण करने में कम ध्यान देना। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जवाब दीजिए। 10वें प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, उपाय पूछा था ना कि उसका कारण। तो उपाय है यहाँ पर पाठ की पुनरावृत्ति। जब आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, जो आप एक बार सीख चुके हैं, तो आपकी जो विस्मृति की समस्या है, भूलने की समस्या है, वो कम हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रोध व भय, एंगर एंड फियर प्रकार है किसके? ये किसके प्रकार है? क्रोध और भय अभिप्रेरणा के, संवेग के, मूल प्रवृत्ति के, या फिर परिकल्पना के? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे अगर थोड़ा सा भी इसमें ध्यान लगाते हैं। तो ये सभी किसके प्रकार है? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ये संवेग होते हैं। क्रोध और भय ये क्या है? संवेग के प्रकार है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि इसको हम किस नाम से जानेंगे। तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा अपने आप ही। इसके अंदर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा के अंदर ही कि ये किसकी परिभाषा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बिल्कुल दोस्तों, स्थायी परिवर्तन किस में होता है? अधिगम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास के परिणाम से जो स्थायी परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि होगी उसको हम कैसे बालक के नाम से जानेंगे? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि? तो जवाब आप जल्दी से दीजिए। 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, टर्मन महोदय ने यहाँ पर जो अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने बताया है कि जैसे 71 से कम वाले जो बच्चे हैं उनको हम जड़ बुद्धि कहेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और यहाँ पर टैली बनाई कि 71 से 80 तक के जो बच्चे हैं ये अल्प बुद्धि वाले होंगे। कैसे? अल्प बुद्धि वाले। और जिनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 81 से 90 तक है, इनको हम मंद बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? मंद बुद्धि कहेंगे। और 90 से 100 तक के बीच में जो बच्चे हैं इनको हम कहेंगे सामान्य। क्या कहेंगे? सामान्य। यही हमारे प्रश्न में पूछा गया था। 90 से 100 जो बुद्धि लब्धि वाला बालक है वो कौन सी बुद्धि का होगा? सामान्य बुद्धि का होगा। बात करते हैं 110 से 120 के बीच में जो आएंगे वो तीव्र बुद्धि वाले, और 130 से अधिक आएंगे प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सीखने के संबंध में प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने सीखने के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, या फिर बंदर पर, या फिर चूहे पर? बताइए, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? ध्यान से आपको आंसर करना है। बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है, इन्होंने अपना प्रयोग किया था पावलोव ने कुत्ते पर। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि पावलोव जैसे ही घंटी बजाता था तो कुत्ते की जो है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होकर के उसकी सलाइवा यानी लार टपकने लगती थी। आपको ये चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ पहले, कोई बात नहीं, एक बार जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो इनको बहुत मज़ेदार तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ हर एक थ्योरी को।
आगे चलते हैं, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान है ये किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछ लिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप किसको चुनेंगे ये आप मुझे बताइए। पहले प्रतिदर्श सिद्धांत को या समूह कारक सिद्धांत को, या फिर ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। इनमें से कौन सा होगा सही जवाब? फटाफट से आंसर करिए दोस्तों। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, ये कौन सा किसका सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। आगे चलते हैं, 8 वर्ष के सुधार की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है, यानी यहाँ पर आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको लिखना है पहले और फिर यहाँ पर इसकी बुद्धि लब्धि निकालनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। मानसिक आयु कितनी दी गई है? 10 वर्ष, और जो उसकी वास्तविक आयु है वो कितनी दी गई है? 8 वर्ष, और गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होता है आईक्यू निकालने का फॉर्मूला? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों आपसे, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक यानी साइकोसेक्सुअल विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? पूछा है किसने महत्व दिया था। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आप लोग एक बार आंसर करिए। ऑप्शन ए है कमेनियस, बी है हॉल, या फिर होलिंगवर्थ, या फिर फ्रायड महोदय। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग किसके साथ जाने वाले हैं? फ्रायड महोदय ने दिया था। फ्रायड महोदय ने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। इसको एक और नाम से जानते हैं, ये आपको पता भी होगा, इसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसमें 5 अवस्थाएं बताई है फ्रायड महोदय ने। कितनी? 5 अवस्था बताई है। कौन कौन सी? मुख्य, गुदीय, लैंगिक, है ना, और अदृश्य अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। इस तरीके से 5 अवस्थाएं भी इसमें इन्होंने बताई हुई है। इसके बारे में जब थ्योरी जानेंगे तो एक बार फिर से मैं आपको सारी चीजें ये समझाऊंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, कहाँ की थी, कब की थी? सारे प्रश्नों के उत्तर अब फटाफट से आप मुझे बताएंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब, कहाँ, किसने स्थापित की थी? तो आंसर करिए। ऑप्शन ए है डब्ल्यू वुंट यानी विलियम वुंट, बी है सिगमंड फ्रायड, सी है पावलव, या फिर डी है वॉटसन। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो 1879 में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहली प्रयोगशाला कहाँ, अगर पूछ लिया जाए कहाँ की गई थी तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। तो ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कौन से? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें कि किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी, यानी डब्ल्यू वुंट यानी विलियम वुंट ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहा करिए अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब एक सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो सही जवाब देने के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है, फटाफट से दीजिए। जब शरीर के एक भाग से आपने कोई प्रशिक्षण ले लिया और आप उसको दूसरे भाग में स्थानांतरित कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने दाएं हाथ से लिखने की योग्यता आप में थी, है ना, प्रशिक्षण था आपके पास, लेकिन आप उसी योग्यता का उपयोग अपने बाएं हाथ से लिखने में कर रहे हैं, तो वहां पर द्विपार्श्विक अंतरण आ जाएगा। ठीक है, यानी एक भाग को आपको प्रशिक्षण मिल चुका है, अब आप उसी चीज को दूसरे हिस्से से अपने क्या कर रहे हैं? प्रयोग में ला रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहेंगे? जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे, मध्यांक कहेंगे, या फिर मध्यांक माध्य कहेंगे, या फिर मानक विचलन कहेंगे? बताइए। ये तो आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया है और बहुत आसान सा है। स्टैटिक्स में क्या होता है? जब एक संख्या या एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो वही हमारा होता है मॉड यानी बहुलक। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर भी दे पाएंगे। भाषा विज्ञान से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से? आंसर करिए दोस्तों फटाफट से। कोहलर का सिद्धांत किसके विकास से संबंधित है? तो दोस्तों बात करते हैं, इनका सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत से ये संबंधित है। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई या 3 जो है स्टेप्स बताए। वो कौन कौन सी थी 3 अवस्थाएं? तो बात करते हैं पहली की। पहली जो इन्होंने अवस्था बताई वो थी पूर्व परंपरागत। ठीक है, क्या थी? पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी थी परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत। दूसरी थी परंपरागत, और तीसरी क्या हो जाएगी? उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, उत्तर रूढ़िगत या पश्चिम परंपरागत भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से यह आपकी 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये हो गया आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना है। अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल महोदय ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, या फिर वॉटसन ने? जवाब देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय है, आंसर करिए फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब? तो यहाँ पर दोस्तों अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर महोदय ने। स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आगे चलते हैं। पूछा गया है अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित थे? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित थे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? दोस्तों बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना सिद्धांत दिया था ये 1969 से 71 के बीच इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का क्या नाम था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने समाज का अध्ययन करके अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, सोशल जो बिहेवियर है उसको देखा और उसके बाद अपना सिद्धांत इन्होंने दिया। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था सबसे पहले किसने? मानसिक आयु की बात करने वाले सबसे पहले कौन थे? बीने और साइमन, या फिर स्टर्न ने, या टर्मन ने, या फिर सीरिल बर्ट ने? तो देखिए ये बीन नहीं है, बीने है।
ठीक है, तो सही जवाब आपके अनुसार क्या हो जाएगा इसमें? यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। बी ने और साइमन ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है 25, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले महोदय का नाम आप बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या फिर डी कोहलर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर बी स्किनर महोदय ने। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाटिया बैटरी से संबंधित। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के, बी ऑप्शन है रुचि यानी इंटरेस्ट के, या फिर बुद्धि के या अभिक्षमता के प्रयोग के लिए या मापने के लिए हम भाटिया बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। बुद्धि मापने में, और बुद्धि भी कैसी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए हम भाटिया बैटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात, बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा है होल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? होल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, या मूल्यों का विकास, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। सही जवाब देने के लिए 3 सेकंड है आपके पास। तो 27 क्वेश्चन का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों होल का सिद्धांत संबंधित है किशोरों के मनोविज्ञान से, है ना। ये किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। दोस्तों इन्होंने बताया कि मानव जीवन काल में प्रत्येक अवधि वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन किशोर अवस्था में कुछ विशेषताएं होती है जो कि अन्य अवधियों से बहुत ही अलग होती है। ठीक है, तो इन्होंने किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या की है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे है सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को किस नाम से जानते हैं? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसी से संबंधित अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन भी किया है, बस इसमें पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है। आप बताएंगे ऑप्शन ए कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान कहेंगे। क्या कहेंगे? जब हम बार बार रिपीटेशन करने के बाद भी उसको स्मरण करने की कोशिश करते हैं और हमें वो चीज़ याद नहीं आती, हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो उसे हम भूलना कहते हैं, यानी विस्मृति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है क्या? सीखना, अनुकरण करना, कल्पना या फिर चिंतन। दूसरे व्यक्ति को देखकर जब हम उसके व्यवहार की नकल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनुकरण करना। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुकरण। अगर हम किसी को देख करके उसके व्यवहार की नकल करें तो अनुकरण करना कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से आप लोग सभी इसका उत्तर दीजिएगा। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रयोग के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ये जब हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान को सीखने में हमारी मदद करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी से उत्तर दीजिए, आपका उत्तर नहीं आया है अभी तक। तो इसको हम कहेंगे दोस्तों धनात्मक या सकारात्मक प्रशिक्षण का स्थानांतरण। ठीक है, सही बात है। देखिए जब वो हमारी हेल्प कर रहा है तो पुराना सीखा हुआ ज्ञान या शुरुआती ज्ञान जो है, हमारा पूर्व ज्ञान जो है, जब वो मदद कर रहा है तो इसका मतलब ये सकारात्मक स्थानांतरण है।
और 3 तरह के स्थानांतरण होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। ठीक है, जब कोई फर्क ही ना पड़े तो शून्य हो जाता है, और नकारात्मक जब वो अड़चन पैदा करे दूसरे ज्ञान को सीखने में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही है। आपका 30 में से स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और मिलते हैं दोस्तों अब आपके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपके मिस हो गए हैं तो उनको भी आप ज़रूर से लगाइए और देखिए आप लोग को की तैयारी में कितना सुधार हो रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन से चैप्टर में आपकी कमी है, और सबसे बड़ी बात आपको पता चलेगा कि पेपर में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो उसके लिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट ये रेगुलर लगाने हैं। जैसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएंगे, प्रीवियस पेपर फिनिश हो जाएंगे, यूपी टेट सी टेट दोनों के करवाने के बाद मैं आपको फिर मेन जो इनकी थ्योरी है उस पर आऊँगी। उसके लिए आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग चल रही है डिजिटल बोर्ड की, और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो आप लोग तैयारी में बस लगे रहिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ ही बनेंगे। ठीक है, आपके राह में आपकी मदद करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।